Good morning, everyone. Welcome to Economic Times Daily Analysis and Explanation Series. आज है 22 अक्टूबर एंड डे है फ्राइडे। तो न्यूज़पेपर से पहले एक बार मैं एक बात डिस्कस करना चाह रहा हूँ। कल मैंने आपसे पूछा था कि फाइनेंशियल मॉडलिंग का स्किल अगर आपको सीखना है तो आप मुझे जो है उसके अंदर पोल के अंदर येस पे क्लिक कर दें। तो 90+ लोगों ने वोट्स किए और उसके अंदर से 90% से ऊपर ही था जो जिन लोगों को सीखना था। तो एक सर्टिफिकेट कोर्स है मुझे मिला है जिसके लिए मतलब वो वैसे पेड है, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ। फाइनेंशियल मॉडलिंग अगर आपको नहीं पता तो जैसे आपको किसी रिलायंस का आपको रेवेन्यू प्रिडिक्ट करना है तो रेवेन्यू मॉडल बनेगा। अगर आपको रिलायंस की इनपुट कॉस्ट जो है कैलकुलेट करनी है तो कॉस्ट मॉडल बनेगा। तो ये सब जो मॉडल्स होते हैं जिससे कंपनी के फाइनेंशियल्स बनते हैं, बहुत बेसिक लैंग्वेज के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो फाइनेंशियल मॉडलिंग के थ्रू ही बनते हैं। तो ये जो है इसमें बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, बहुत सारे तरीके से बनते हैं। तो वो सब जो चीज़ें अगर आपको सीखनी है तो मैं आपको एक कोर्स देने वाला हूँ। ये आपको जो अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है ये एक नया चैनल है, अरब कंसल्ट स्किल्स फॉर फ्री, या फिर इसका नाम मैं इन दोनों में से किसी एक चैनल का, इस चैनल का या फिर इस चैनल का चेंज कर दूंगा थोड़ी देर बाद। और इसके ऊपर जो है वो वीडियो आ रहा होगा आज। इसके ऊपर हम क्या क्या करने वाले हैं इस चैनल के ऊपर वो हम कोई बाद में देख लेंगे, बट अभी के लिए इसके ऊपर वो वीडियो आ रहा होगा आपका। और 50 सब्सक्राइबर्स जैसे ही हो जाते हैं वो वीडियो आ जाएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एक बार। उस फाइनेंशियल मॉडलिंग वाले कोर्स वैसे भी फ्री है वो, तो एक बार जरूर जाके चेक उसको कर लें अगर आपके पास थोड़ा टाइम है स्पेयर, आपको सीखना चाहते हैं तो। और फाइनेंशियल मॉडलिंग में आपको बता दूँ या गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं टॉप स्किल्स इन फाइनेंस, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सेल दिखेगा फाइनेंशियल मॉडलिंग से ऊपर। और हम फाइनेंशियल मॉडलिंग जो मैं कोर्स देने वाला हूँ आपको वो मैंने खुद भी किया हुआ है, तो उसको सिखाने के लिए वो एक्सेल ही यूज़ कर रहे हैं कि वो मॉडल्स एक्सेल में ही बनाएंगे, क्योंकि जनरली एक्सेल में ही बनते हैं। तो वो आपको जो है एक तरह से वो भी आपकी एक्सेल की प्रैक्टिस हो जाएगी। और सेकंड नंबर पे तो आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग ही दिखेगा, सेकंड नंबर पे आपको कोई और स्किल नहीं दिख सकती। तो फाइनेंस वर्ल्ड के अंदर वन ऑफ द टॉप स्किल इसके अंदर आपके कोर्स के अंदर होने वाली है। तो अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे जाके आपको एक लिंक मिलेगा, उसके अंदर आपको ये नया चैनल मिल जाएगा। आ जाते हैं वापस हमारे न्यूज़पेपर के ऊपर। तो इसके ऊपर मतलब फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करें। सॉरी, फ्लश विद केपेक्स, मैं एक बार टाइम नोट कर लेता हूँ। फ्लश विद केपेक्स कॉर्पोरेट्स आई फ्लश विद कैश कॉर्पोरेट्स आई केपेक्स इन्वेस्टमेंट बूस्ट। बहुत बेसिक सी बात है इसके अंदर, थोड़ा सा फैंसी बना के लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि जैसे हमें इकोनॉमी की पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी हो रही है। पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी का मतलब ये है कि वही कि आपके पोस्ट पैंडेमिक यानी पैंडेमिक के बाद जो रिकवरी सेल्स के अंदर हो रही है, रेवेन्यू के अंदर हो रही है, प्रॉफिट्स के अंदर हो रही है, तो ये सब जो चीज़ें मिला जुला के ये जो है रीजंस हैं कि जो आपकी इकोनॉमी है पूरी उसके अंदर कैश रिजर्व्स बढ़ गए हैं। होता क्या है कि इकोनॉमी के अंदर एक मेजर लेके चलते हैं इंडिया के अंदर, कम से कम इंडिया इनकॉर्पोरेटिव, आपको ऊपर दिख रहा होगा यहाँ पर हेडलाइन के अंदर इंडिया इनकॉर्पोरेटिव। तो ये जो है आपका इंडिया इनकॉर्पोरेटिव का मतलब होता है, मैंने साइड में लिखा भी हो शायद, ये इंडिया इनकॉर्पोरेटिव का मतलब होता है कंपनीज, सारी की सारी कंपनीज जो मतलब इंडिया के अंदर बनी हुई है, प्लस गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट जैसे गवर्नमेंट कंपनीज भी हो गई इसके अंदर, और गवर्नमेंट की कोई बॉडी है वो कुछ प्रोडक्टिव काम करती है तो वो भी इसके अंदर आ जाता है, या कुछ प्रोडक्शन करती है, कुछ भी करती है तो वो इसके अंदर आ जाता है। तो ये सब जो मिला के आपका इंडिया इनकॉर्पोरेटिव बनता है। तो इंडिया इनकॉर्पोरेटिव के बाद टोटल मिला के प्रॉफिटेबिलिटी हाई हो गई है, क्योंकि जो है काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यूज़ बढ़ गए, तो उसकी वजह से कैश रिजर्व्स बढ़ गए। और आपको कॉमा डाल के लिखा है कॉर्पोरेट आय केपेक्स। केपेक्स का मतलब ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं पता तो मैं एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेके चलता हूँ। अगर आप मान लेते कल आप अपने घर के लिए दो चीज़ें लाए, पहली चीज़ तो वेजिटेबल्स थी, अब सब्जियाँ लाए, ठीक। दूसरी चीज़ आप लाए वो था फ्रिज, नया बढ़िया फ्रिज था, उसके अंदर ऐसा फ्रिज था मतलब कि आपकी आइस भी बाहर ही आ जाती थी, फ्रिज खोलना नहीं पड़ता था। तो ऐसा फ्रिज था वो, और एक आपकी सब्जियां थी। तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि कौन सा ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट आपको बहुत लॉन्ग टर्म में मिलने वाला है। सीधी सी बात है, फ्रिज का है तो फ्रिज आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा इसी बेसिस पे कि उसका बेनिफिट आपको 1 साल 2 साल से मतलब वो ख़त्म नहीं होगा, कम से कम 10 साल 15 साल चलने वाला है, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और आपका सब्जियां जो थी वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, जो आपका जिसका बेनिफिट आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिलता है, और सब्जियों का तो 1-2 दिन मिलेगा। तो हमने ये देख लिया इन्वेस्टमेंट पुश। इन्वेस्टमेंट पुश का वही है कि आपको अगर किसी कंपनी के पास या किसी भी पर्सन के पास कैश रिजर्व होगा तो वो आज के टाइम पे जब बुल मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट इतना बुल रन पे चल रहा है तो वो सीधी सी बात है इन्वेस्टमेंट करने का ज़रूर से सोचेगा। हो सकता है स्टॉक मार्केट के अंदर, हो सकता है गोल्ड मार्केट के अंदर, बट कहीं पर भी वो इन्वेस्टमेंट ज़रूर करेगा। आपको जो नीचे वाली लाइन दिख रही है इसके अंदर लिखा है लोअर रेट्स गवर्नमेंट इंसेंटिव्स एज PLI स्कीम एंड अपवर्ड कमोडिटी साइकिल फ्यूल ऑप्टिमिज्म। यहाँ पे 2-3 और रीजन, सॉरी आपको नॉइज़ आ रही होगी शायद, मैं एक बार इसको जान लेता हूँ। सो यहाँ पे 2-3 और रीजंस दिए हुए हैं कि किसकी वजह से आपका ऑप्टिमिज्म इकोनॉमी के अंदर बढ़ रहा है। तो पहला रीज़न आपका लोअर रेट्स। ये किसके ऊपर रेट है आपका? ये वो रेट है जिसपे बैंक जो है कमर्शियल लोन्स देता है।
मतलब हाउस होल्ड्स को हो सकता है या फिर कंपनीज़ को हो सकता है, जो भी है वो लोन यहाँ पे बैंक्स कम रेट्स पर दे रहे हैं ओवरऑल। तो वो उसकी वजह से आपका सीधी सी बात है कि ऑप्टिमिज्म आएगा इकोनॉमी के अंदर। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स सच एज PLI स्कीम, तो ये आपको वही PLI स्कीम मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि एक जिस मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है वो 100 यूनिट्स बनाती है, पर गवर्नमेंट उसको बोल रही है कि ये आप ऐसा करो कि 150 यूनिट्स बनाओ। जो आप 150 यूनिट से ऊपर अगर जितनी भी बनाओगे तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मतलब उनके ऊपर और 150 के ऊपर किसी के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको, एक्साइज ड्यूटी वगैरह। या कुछ ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट बोले कि आपको जो वो लाइसेंस चाहिए था वो हमको आपको दे देंगे, या फिर हो सकता है कि कैश में पेमेंट कर दे कि आपको अगर आप 150 यूनिट से ऊपर बनाओगे तो जो है हम आपको कैश में इतना X रुपीज़ का अमाउंट का रिवॉर्ड देंगे। तो कुछ भी हो सकता है इस तरह से। PLI स्कीम में प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव रहता है। प्रोडक्टिविटी मतलब कि आपने कितना प्रोडक्शन किया, लिंक्ड मतलब उससे लिंक्ड, और इंसेंटिव मतलब ये वाली चीज़ जो आपका टैक्स का बेनिफिट हो गया है, कुछ भी बेनिफिट हो गया जो मैंने आपको बताया। तो ये सब जो चीज़ें हैं इसकी वजह से। अपर कमोडिटी साइकिल मतलब, अच्छा कमोडिटी साइकिल काफ़ी सारी होती हैं, आपको आपने सुनी होंगी कि रिकवरी का फेज़ चल रहा है, अभी डिप्रेशन चल रहा है, वो सब जो चीज़ें हैं उसके अंदर एक अच्छा फेज़ आने वाला है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप उस साइकिल को समझेंगे तो रिसेशन के बाद, जब अभी रिसेशन ऑलमोस्ट चल रहा था, तो उसके बाद एक बूम का फेज़ ज़रूर आता है। और वो मतलब होता क्या है कि स्टॉक मार्केट माना जाता है कि वो इकोनॉमी की कंडीशंस को प्रिडिक्ट कर देता है कि इकोनॉमी में कंडीशंस कैसी होने वाली है। तो मतलब राकेश झुनझुनवाला जी भी यही कहते हैं, अभी उनका जो इंटरव्यू हुआ था बिजनेस कॉन्क्लेव शायद इंडिया टाइम्स के साथ, तो उसके अंदर भी उन्होंने ये बात बोली थी। तो हमने जो है देख लिया। नाउ यहाँ पर कॉर्पोरेट्स आर सिटिंग ऑन कैश एज प्रॉफिटेबिलिटी हैज पिक्ड अप इन द पोस्ट पैंडेमिक पीरियड। मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे बहुत बेसिक सी बात है कि प्रॉफिटेबिलिटी पिकअप कर गई है पोस्ट पैंडेमिक पीरियड के अंदर, तो कैश रिजर्व्स उनके बढ़ गए हैं। नाउ यहाँ पर ये आपको एक और चीज़ दिख रही होगी, मैं बस जूम कर लेता हूँ यहाँ पर। डेटा फॉर ऑल लिस्टेड कंपनीज, यानी कि ऑल लिस्टेड कंपनीज का इन्होंने मिला करके डेटा बताया कि कितना उनका नेट सेल्स है, PAT मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, रिजर्व्स और कैपिटल WIP। कैपिटल WIP मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं आपने कोई बिल्डिंग बनवाया, आपने अपना घर बनवाया, कंस्ट्रक्शन करवाई है, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर जैसे आपने मान लेते हैं अभी शुरू करवाया, तो ऐसा तो नहीं होगा 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर बन जाएगा, हो सकता है आपको 3 साल लग जाए फॉर एग्जांपल। तो 3 साल लग गए आपको, तो अब 2 साल तक मतलब आपको मान लेते हैं अपनी बुक्स बनानी है, बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी है। तो इन 3 सालों के बीच में आप उसको क्या बोलोगे, क्योंकि उससे आपको कोई इनकम तो आएगी नहीं रेंट की या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन की, अभी तो आप बेच भी नहीं रहे उसको। तो आप उसको बोलोगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कि अभी है, अभी एक इन्वेस्टमेंट है वो वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर चल रही है, तो वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट बहुत बेसिक सी बात है, कैपिटल कैश एंड बैंक बैलेंस बहुत बेसिक सी बात है ना। यहाँ पे मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो एक बात थी कि लिस्टेड कंपनीज जो हैं वो NSE के ऊपर जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो थोड़ी कम है, 1600 के आसपास हैं, और मतलब 600 से ऊपर ही है। और BSE के ऊपर जो है 5000 से भी ज़्यादा जो है कंपनीज लिस्टेड है। अब ऐसी सीधी सी बात है, काफ़ी सारी कंपनीज होंगी जो BSE के ऊपर लिस्टेड है बट NSE के ऊपर नहीं है। बट मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपको सर्च करना है कि NSE के ऊपर ऐसी कौन सी कंपनी है जो BSE के ऊपर लिस्टेड नहीं है, ये आपको जो है कमेंट में बताना है। आपको गूगल करोगे आराम से मिल जाएगा, बट आपको जो एक बार देखना है कि ये कैसे होता है। मैं एक बार नोट कर लेता हूँ दिया। नाउ शॉर्ट इन द आर्म इंडिया सेलिब्रेट्स अ बिलियन जैब्स। मैं ये वाली न्यूज़ पढ़ रहा हूँ सेकंड वाली, इसके अंदर बहुत बेसिक सी बात है, मैं इसको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। 100 करोड़ वैक्सीन का टारगेट जो है मतलब हमारी इकोनॉमी ने अचीव कर लिया है। यहाँ पे भी एक इकोनॉमिक मतलब वैक्सीन का काउंटर चलता रहता है, यहाँ पे आपको 1 बिलियन दिख जाएगा। अभी हमने कल भी देखा था, कल सेम न्यूज़ आई थी, और इससे रिलेटेड एक हैशटैग भी चल रहा है जो मोदी गवर्नमेंट ने, वैक्सीन सेंचुरी करके। वो कुछ है नहीं इसके अंदर, कोई कॉन्सेप्ट इसके अंदर कुछ है नहीं, मैं एक बार नोट कर लेता हूँ। नाउ जी टू कंसीडर इन्वेस्टकोस EGM डिमांड, बहुत ही बेसिक सीन है इसके अंदर। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आपको पता है तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं, बट अगर आपको बैकग्राउंड नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहले क्या हुआ था कि जी क्या है, जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड एक कंपनी है, तो इसका जो मेजर इन्वेस्टर आपका इन्वेस्को है, इन्वेस्को नाम से कंपनी है। ये बस एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए ही कंपनी बनी है, तो सीधी सी बात है, फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बनी है तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो इन्होंने जी के अंदर काफ़ी एक मेजोरिटी स्टेक ले रखा है ना। इन्होंने क्या बोला था, इनका जो मतलब मैं आपको पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड से स्टोरी बता रहा हूँ तो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। इन्वेस्को ने जो है थोड़ा सा ये सोचा कि अब जो जी की टॉप मैनेजमेंट के अंदर एक पर्सन है, इन्होंने बोला, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, MD और CEO है वो अभी जी का, पुनीत गोयंका, आपको दिख रहा होगा मैंने अंडरलाइन कर दिया ना। इन्होंने बोला मतलब बेसिकली इनको इसके ऊपर से ट्रस्ट नहीं हो रहा था, वो इसके रीजंस सीधी बात डिस्क्लोज नहीं किए गए, तो इनको जो है इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा था। ये पहले कह रहे थे कि इनको हटाओ, तो इनको हटाने के लिए मतलब सीधी सी बात है जी वाले मना करेंगे, क्योंकि एक तरह से जी वाले कौन मना कर रहा है, यही पर्सन मना करेगा। ये MD भी है, CEO भी है, तो अगर कोई कंपनी को बोलेगा कि आप MD CEO हटाओ, तो CEO ही बोल देगा कि नहीं मैं हम नहीं हटा रहे।
तो उस तरह से बेसिकली चल रहा था, काफ़ी टाइम तक चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, इन्वेस्को वालों ने, मतलब जी को अगर आपको नहीं पता तो जी को सोनी ने अक्वायर कर लिया है। तो अभी जो है वो पूरी इन्वेस्टर्स की डील चली रही है, मतलब एक अच्छी पेस पे। तो उसके बाद क्या हुआ, इन्वेस्को वालों ने बोला जी को कि आप एक ईजीएम करवाओ, आप एक ईजीएम कराओ। ईजीएम मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जिसके अंदर आपके मेजोरिटी शेयर होल्डर्स सारे के सारे आएंगे और उसके सामने आपको प्रपोज करना पड़ेगा कि आप, सॉरी, कि आपको क्यों हम इसको हटाना चाहते हैं जो पर्सन है, और क्यों जो है आपको, मतलब आप रखना चाहते हो, उसका भी पॉइंट आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। तो वो सब जो चीज़ें चल रही थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, इन्वेस्को ने जब पहला अपना नोटिस दिया कि आप ईजीएम बुलाओ, तो उन्होंने बहुत ही शॉर्ट टाइम में बोला कि आप, जैसे मैं आज बोलूँ आपको कि आपको कल ईजीएम है, इतना जो है छोटा स्पैन उन्होंने दिया था। लिटरली एक ही दिन का स्पैन दिया था, मतलब मैं अगर आपको आज बोलूँ तो परसों जो है आपको आना होगा। अगर आपको यहाँ पे डेट दिख रही हो तो डेट नहीं, यहाँ पे डेट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने पहले कवर भी किया था ये चीज़। तो ये हो गया बेसिकली, एक दो दिन का इन्होंने स्पैन दिया। तो सीधी सी बात है, फिर जो कंपनी है उन्होंने मना कर दिया कि हम इन्वेस्टर्स को कैसे बुलाएंगे, इन्वेस्टर्स कितने आ पाएंगे, और जो अटेंडेंस का इशू हो जाएगा तो फिर हमारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को हमें एक और बार बुलाना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर उसके अंदर हो जाएगा। तो वो सब जो चीज़ें उसको उनको बेस बना के जी वालों ने मना कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इन्वेस्को वाले वापस से चले गए बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर। पहले भी बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा था पूरा, तो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर चले गए। फिर उसको उन्होंने बोला कि इन्वेस्को वालों ने कि हमें ईजीएम करानी है, वही सेम बात। तो फिर जी वालों ने अपने कुछ पॉइंट्स रखे होंगे। उसके बाद डिसीजन ये आया कि इन्वेस्को जी वालों को करानी पड़ेगी वो डील, मतलब ईजीएम। तो उसके बाद जी ने जो है, अब ये हुआ है कि जी ने, यहाँ पे आपको जो सेकंड पॉइंट लिख रहा है, जी एंटरप्राइजेस, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस told the Bombay High Court that the company's board would follow its advice to consider demand of Invesco to convene an EGM। तो ये आपको दिख रहा होगा कि मतलब बेसिकली जी का जो बोर्ड है उन्होंने बोला है कि कोर्ट सही कह रही है, हमें करवानी पड़ेगी, मतलब हम सोचेंगे इसके बारे में कैसे हम करवा सकते हैं EGM। तो ये जो हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, और आपको मतलब थोड़ी सी पास्ट बैकग्राउंड की न्यूज़ थी, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप एक बार अभी पॉज करके नीचे कमेंट कर सकते हैं। नाउ जो बोलते हैं वीज़ा मास्टर कार्ड हॉप ऑन बाय नाउ पे लेटर राइट। बहुत ही बेसिक सी बात है, बस इसके अंदर एक नया आपका फीचर जो है इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं ये दो लोग। वीज़ा और मास्टर कार्ड आपको पता है कार्ड बेस्ड कंपनीज आपके क्रेडिट कार्ड वगैरह प्रोवाइड करती हैं, और बहुत सारी और बैंकिंग सर्विसेज, क्रेडिट सर्विसेज प्रोवाइड करती है ना। इनके अंदर क्या है कि इन्होंने एक नया फीचर लॉन्च करने का प्लान किया इंडिया के अंदर बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022। मतलब एक तरह से आप इस ईयर के एंड में मान सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर का मतलब ये होता है कि मार्च, अप्रैल से लेकर मार्च तक, यानी कि इस बार का जो अप्रैल था से लेकर नेक्स्ट ईयर का जो मार्च है वो फाइनेंशियल ईयर 2022 चल रहा है, क्योंकि वो उसमें जाके एंड होएगा आपका। तो वो इस तरह से इस ईयर के एंड में बेसिकली, या फिर अब मार्च के आसपास, फेब के आसपास क्या लॉन्च करने जा रहे हैं, सॉरी आपको नॉइज आ रही होगी वापस से। बाय नाउ पे लेटर का एक जो है कॉन्सेप्ट रेज करने जा रहे हैं, यानी कि आप एक, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बट इसमें बाय नाउ पे लेटर का मतलब ये होता है कि अगर आप, जैसे आपको अमेजोन वगैरह पे आपने देखा ही होगा कि अगर आप कोई चीज़ है थोड़ी सी महंगी है तो उसके नीचे आपको ईएमआई का ऑप्शन दिखता होगा। तो ईएमआई जैसे ही कुछ होता है बाय नाउ पे लेटर, उसके अंदर आपको, जैसे फॉर एग्जांपल दो केसेस हो सकते हैं कि आपको पूरी पेमेंट थोड़े दिनों बाद करनी है। अगर मान लेते हैं आपने कोई 100 रुपीज़ की चीज़ ली फॉर एग्जाम्पल, तो आपको एक दो दिन के बाद 100 रुपीज़ पेमेंट करनी है, या फिर एक महीने बाद, 2 महीने बाद पेमेंट करनी है। उसके ऊपर जो भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दूसरी बात हो सकती है कि आपको, जैसे आपने कोई चीज़ है मान लेते हैं 1000 रुपीज़ की है, और आप ईएमआई पे लेना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि आपको 2-3 महीने बाद आप ईएमआई पे उसको स्टार्ट करवा सकते हैं, कि आपको 2-3 महीने तो कुछ भी नहीं पे करना, फिर आपको ईएमआई आपको उसमें बेसिस पे करना है। तो इस तरह से, और यहाँ पे जो है सीधी सी बात है कि आज के टाइम पे कॉस्ट कम होगी, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स जो है कई कई, मतलब एक लाइन तो इसमें लिखी है कि 0 इंटरेस्ट रेट्स होंगे, और एक लाइन लिखी है कि बहुत ही कॉस्ट कम, नॉमिनल कॉस्ट पे जो है होने वाला है ये। तो बाय नाउ पे लेटर का इस तरह से कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ पे मैं ये वाली लाइन पढ़ रहा हूँ, प्लान टू लॉन्च प्लेटफॉर्म्स इन द एंड बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल 2022, स्काउटिंग फॉर पार्टनर्स, कि ये दोनों पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इनको पार्टनर की किसकी रिक्वायरमेंट होगी, बैंक की, जो इनको फाइनेंस प्रोवाइड कर सके। जैसे क्या होगा कि ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू वो बाय करेंगे लोग अपने, जो भी उनको बाय करना है अमेजोन से वगैरह से, तो वहाँ पे उनको मनी टेम्पररी बेसिस पे कौन देगा, क्योंकि कंपनी को नहीं फ़र्क पड़ता कि आप कैसा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, कंपनी तो वही प्रोवाइड करेगी, मतलब अपना आप माल दो पैसे लो, इस तरह से, मतलब माल लो और पैसे दो, सॉरी।
तो वहाँ पे जो है बैंक को बीच में आना पड़ेगा, बैंक जो है पैसे प्रोवाइड कर देगा जो आपका पर्सन है उसके बेसिस पे, और आपको जो है कलेक्शन होगा वो बैंक कर लेगा उस पर्सन से। तो इस तरह से ये स्काउटिंग फॉर पार्टनर्स हो गया। साउंड आउट मेजर कार्ड इशूइंग लोकल बैंक्स, वो ये कि आपका वही आपके कार्ड इशूइंग लोकल बैंक्स, जो कार्ड इशू करते हैं लोकल बैंक्स, जो अभी भी वीज़ा के मास्टर कार्ड के कार्ड्स इशू करते हैं जो बैंक्स इंडिया के अंदर, उन्हीं से बात कर रहे हैं। वही आपकी SBI हो गया, ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, इस तरह से। Now, BNPL is a credit option that gives customer storefronts or on e-commerce pages, कि आपका दो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ही वैलिड रहेगा। सॉरी, पहला तो आपका फिजिकल स्टोर्स के अंदर, सेकंड आपका जो ई-कॉमर्स वाले पेज होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उसके ऊपर वैलिड रहेगा। तो इससे अलावा कोई होता भी नहीं है ज़्यादा, तो ये दोनों ही होते हैं। द ऑप्शन टू डेफर पेमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे वही वाली लाइन जो मैं रेफर कर रहा था पहले, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये बात करें पहले तो, और टू कन्वर्ट द ट्रांजेक्शन वैल्यू इनटू इक्विडेटेड मंथली ट्रांजेक्शन, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, ये आपका EMI हो गया। वो ये कि मैंने आपको बताया था कि या तो आप उसे कन्वर्ट कर लो ट्रांजेक्शन को, कि आप बाद में दे देना पूरे पैसे, या फिर एक EMI की स्कीम के थ्रू आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। पूरा का पूरा वही लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने मतलब यहीं से पढ़ के बताया आपको। तो ये हो गया बेसिकली। हाँ, एक छोटी सी न्यूज़ और है कि आपका मॉरिशस आउट हो गया है FATF ग्रे लिस्ट से। हमने देखा था पहले भी कि ग्रे लिस्ट क्या होती है, FATF क्या होता है, हमने बहुत ही डिटेल में देखा था, शायद कल ही देखा था या फिर उससे पहले वाले दिन, हाँ उससे पहले वाले दिन देखा था, यानी कि आपके 19 सितंबर को देखा था, शायद 20 को देखा था। 20 अक्टूबर को हमने देखा था कि FATF ग्रे लिस्ट क्या होती है। उसके अंदर से यही था पहले भी कि मॉरिशस आउट हो सकता है, और हो गया है अब। और ये आपकी रिवाइज हो चुकी है लिस्ट, तो रिवाइज होने में कुछ एडिशंस भी हुए हैं। आपका टर्की और जो है मतलब टर्की जो है आ गए बेसिकली ग्रे लिस्ट के अंदर, पाकिस्तान यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि पाकिस्तान तो पहले से ही है ग्रे लिस्ट के अंदर। तो ये पूरा हमारा जो हो गया। और आपको जो अगर आपने अभी तक उस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है कि कौन सी कंपनी NSE पे लिस्टेड है, BSE पे नहीं है, तो ज़रूर से एक बार कर दें उसको आंसर ना। मैं नोट कर लेता हूँ, फिर आगे चलते हैं। बिटकॉइन एट 66,000 सेट्स ऑफ क्रिप्टो रश। बहुत ही बेसिक सी बातें। हुआ क्या है कि आपका बिटकॉइन हमने कल देखा था। पहली बात तो ये है कि बिटकॉइन का ये आपको जो ये वाला पॉइंट मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से, बिटकॉइन का US की जो कोर्ट है उन्होंने अप्रूव कर दिया है ETF बनना। ETF का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। बहुत ही बेसिक लैंग्वेज के अंदर बताऊँ तो जैसे म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड के अंदर आप म्यूचुअल फंड वालों को पैसा देते हैं, वो आपके इनडायरेक्टली स्टॉक्स बाय करते हैं। तो म्यूचुअल फंड एक अलग से कंपनी बीच में इन्वॉल्व होती है जो आपके स्टॉक्स को परचेज करती है, मैंने आपको पहले बताया था ना। ETF क्या होते हैं, ETF में आप डायरेक्टली एक्सचेंज पे डालते हैं पैसे अपने। जैसे आप मान लेते हैं जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे गए, आपने जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे देखा कि ये ETF चल रहे हैं, मान लेते हैं गोल्ड का ETF नंबर चल रहा था, गोल्ड ETF 1 कुछ भी चल रहा था, तो गोल्ड ETF 1 जो था आपने उसको परचेज कर लिया। उसके अंदर क्या हुआ कि आपके पैसे सीधा या तो किसी गोल्ड कंपनी के अंदर या फिर किसी गोल्ड के इंस्ट्रूमेंट के अंदर डायरेक्टली चले गए एक्सचेंज के पास। कोई इसमें म्यूचुअल फंड जैसी कोई कंपनी बीच में कोई इन्वॉल्व नहीं थी, डायरेक्ट आपके पैसे एक्सचेंज के ऊपर चले गए। इसीलिए इसका पहला वर्ड जो है एक्सचेंज है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, कि ऐसा फंड या ऐसा मतलब इंस्ट्रूमेंट जो एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होता है सीधा सीधा। तो वो आपका इस तरह से आपका ये रहता है ETF। तो यही हुआ था कि बिटकॉइन के भी ETF आपके चलने लग गए थे जो बिटकॉइन के फ्यूचर्स में डील करते थे। नाउ इसमें फ्यूचर्स में मैंने आपको पहले बताया हुआ है। नाउ इसकी वजह से क्या हुआ कि आपका बिटकॉइन रश कर गया था, 66,000 क्रॉस कर गया था इंट्राडे के अंदर। नाउ यहाँ पे आपको दो तीन बातें बस, कुछ इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपका यही कॉन्सेप्ट है कि इंडियन के जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। सीधी सी बात है कि इंडियन इन्वेस्टर्स हर जगह अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ भी बढ़ा रहे हैं। नॉट बुकिंग प्रॉफिट्स इस टाइम, ये मेन पॉइंट है कि इस टाइम वो प्रॉफिट्स बुक नहीं कर रहे हैं डिस्पाइट ऑल टाइम हाई, कि सेल्स जितना हो रहा है वो कम हो रहा है, मतलब कि जितना बाय हो रहा है और जितना ऊपर जा रहा है आपका क्रिप्टो उसके बेसिस पे। तो ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर। ये हो गया आपका। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स और हैं आपके। टॉप इंडियन एक्सचेंजेस आर रिकॉर्डिंग एन ओवर 100% इंक्रीज इन ट्रेडिंग वॉल्यूम्स इन द लास्ट फ्यू डेज इवन एज वैल्यू ऑफ डिजिटल करेंसी कंटिन्यूज टू सोर। मतलब बहुत बेसिक सी बात है कि आपका कुछ ऐसे एक्सचेंज हैं, एक्सचेंज मतलब जहाँ से आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं। सीधी भाषा में बोले तो बिटकॉइन की दुकान। तो बिटकॉइन की जो कुछ दुकानें हैं उन्होंने 100% इंक्रीज़ देखा है अपने ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के अंदर। ट्रेडिंग वॉल्यूम कैसे मेजर होती है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे आपने कोई शेयर मतलब बिटकॉइन खरीदा, मान लेते 10 बिटकॉइन खरीदा, वैसे 10 बिटकॉइन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे बट 10 बिटकॉइन खरीदा आपने, तो किसी ने सेल भी किए होंगे 10 बिटकॉइन, तो आपको जो है यहाँ पे जो उसने सेल किया और आपने बाय किया, तो वो दोनों चीज़ें 10 बिटकॉइन अलग अलग से काउंट नहीं होता है, वो दोनों मिला के एक ट्रांजैक्शन की तरह ही काउंट होगा, यानी कि 10 बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन की तरह वॉल्यूम की तरह ही काउंट होगा। मतलब कई बार हो सकता है कि आपको डाउट हो रहा हो कि कैसे होगा, तो मैंने इसलिए बता दिया, लिखा भी हुआ मैंने।
तो ये हो गया बेसिकली कि किस तरह से ट्रेडिंग वॉल्यूम्स आपकी मेजर होती हैं और वो 100% इंक्रीज उनके अंदर दिख रहा है। नो एक बहुत ही पॉपुलर आपकी जो काफ़ी सारे एक्सचेंजेस हैं, जैसे आपका कॉइन DCX, आपने इन सब के ऐड सुने होंगे बेसिकली। कॉइन DCX, वजीरेक्स, इनके अपने फाउंडर आते रहते हैं न्यूज़ के अंदर काफ़ी सारी बात। तो ये हो गए कुबेर स्विच है, सॉरी कुबेर है, कॉइन स्विच का मैं यहाँ से नीचे से नाम पढ़ रहा हूँ बहुत सारे, और बाय यू कॉइन है। ये सब जो है बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म्स है जिनके थ्रू आप सीधी सी बात है बाय कर सकते हैं बिटकॉइन को। तो यहाँ पे जो है एक बहुत ही पॉपुलर, इंडिया के अंदर सबसे पॉपुलर है वो है वजीरेक्स। ये मुंबई बेस्ड एक्सचेंज है। इन्होंने जो है 167% सबसे हाईएस्ट जंप देखा है अपनी जो आपके डिमांड है या जो आप ट्रेडिंग वॉल्यूम्स कह सकते हैं उनके अंदर 167% का इंक्रीज बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने जो एक बार ये पूरा पेपर जो है कवर कर लिया फर्स्ट पेज। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। नाउ हम आगे चलते हैं ईटी मार्केट्स वाले सेक्शन के ऊपर। नाउ लीडिंग इंडिकेटर्स सजेस्ट कॉशन फॉर इक्विटी इन्वेस्टर्स। बहुत ही बेसिक सी बात है, इन्होंने क्या किया है, 3 इंडिकेटर्स को लिया है। ये आपके 1 2 3 ये 3 इंडिकेटर्स को लिए हम समझेंगे इसके अंदर क्या है डिटेल में। इनकी वजह से इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला है, इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला है कि इंडियन इक्विटी इन्वेस्टर्स को कॉशन में आ जाना चाहिए। जो बुल रन चल रहा था, जो मतलब सुहाने सपने जैसे चल रहा था कुछ, क्योंकि कल न्यूज़ के अंदर CNBC के अंदर ये टर्म यूज़ कर रहे थे सुहाने सपने। तो सुहाने सपने जो चल रहे थे वो एंड होने वाले, ऐसा कुछ कुछ ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं। लीडिंग इंडिकेटर्स बोल रहे हैं कि ये इस तरफ लीड कर रहे हैं कि कॉशन हो जाना चाहिए, मतलब कॉशियस हो जाना चाहिए इक्विटी इन्वेस्टर्स को, और अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको ढंग से एक बार चेक कर लेना चाहिए कि किस कंपनी के अंदर कितना पैसा लगा हुआ है ढंग से। वो बेसिकली इस तरह से बोलना चाह रहे हैं। अब इसके अंदर जो 3 इंडिकेटर्स है उसके लिए मैं एक बार जूम कर लेता हूँ, आपको ढंग से बता दूंगा। अर्निंग्स बॉन्ड यील्ड गैप। अर्निंग्स क्या है पहले तो ये समझते हैं। अर्निंग्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपने PE रेशो सुनी होगी। PE रेशो के अंदर क्या होता है, प्राइस जिस पे आपने बाय किया मतलब अपॉन में EPS मतलब वो कितने पैसे मिले, यानी कि अर्निंग पर शेयर। मैं एक बार लिख भी देता हूँ टर्म, हालांकि आगे भी है EPS मतलब अर्निंग पर शेयर। तो ये आपका EPS ऊपर आता, मतलब EPS नीचे आता है उसमें आपके जो PE रेशो है, और ऊपर आता है किस प्राइस पे आपने बॉट किया। तो उस तरह से आपको पता चल जाता है कि आपने कितने पैसे कमाए अपनी इक्विटी से, मतलब आपके जो शेयर है उससे। अब यहाँ पे क्या है, अर्निंग्स के अंदर उल्टा हो जाता है, PE रेशो का EP हो जाता है। EP मतलब वही आपका EPS हो जाएगा E से, और P से मतलब आपका प्राइस, कि किस प्राइस पे अपने शेयर को बाय किया या जो भी सिक्योरिटी है उसको बाय किया। तो इस तरह से आपका PE रेशो आपका अर्निंग्स वाला जो पॉइंट है वो चलता है। अब यहाँ पे क्या है कि अर्निंग्स और बॉन्ड यील्ड का मतलब क्या होता है कि आपने एक स्टॉक से कितने पैसे कमाए और आप एक बॉन्ड से कितने पैसे कमा सकते हैं। बॉन्ड मतलब आपका वही कि जो गवर्नमेंट इशू करती है, कोई कॉर्पोरेट बॉडी इशू करती है, कुछ जो भी है, तो वो उसके थ्रू आप कितने पैसे कमा सकते थे। उनके अंदर जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, अगर वो कम हो जाता है तो इक्विटी थोड़ी सी रिस्की हो जाती है। कम हो जाता है इसका मतलब ये है कि आप अगर स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा डाल रहे हैं तो मान लेते हैं आपको 10% रिटर्न मिल रहा है, ये ऑलमोस्ट एवरेज है, और आप बॉन्ड के अंदर आपको 9% मिल रहा है, तो आप क्यों 1% के लिए इतना रिस्क लेंगे, आप 9% पर चले जाएंगे, सीधी सी बात है। तो अगर ये कम हो जाती है चीज़ें तो स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा कम चले जाने लगता है। तो अगर कहीं पे भी पैसा कम जाएगा तो सीधी सी बात है कि वहाँ पर वो मतलब एक तरह से स्टॉक मार्केट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, यानी कि फॉल करने लग जाएगा स्टॉक मार्केट जो है। तो यहाँ पे अर्निंग्स बॉन्ड यील्ड का जो गैप है वो कम हो गया है। आप देखेंगे कि 1% के आसपास चल रहा है, मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ, और अभी 2% से बहुत नीचे आ गया है आपका जो ये गैप है, आपका 1.94 पे चल रहा है, आपको यहाँ पे दिखाओ। तो यही बोलना चाह रहे हैं कि ये भी आपका यही इंडिकेट कर रहा है कि नीचे जा सकता है मार्केट। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे निफ्टी 24 मंथ फॉरवर्ड EPS, बहुत ही बेसिक सी बात है कि निफ्टी में आपको 24 मंथ का फॉरवर्ड, यानी कि आगे आने वाले 24 मंथ्स के अंदर आपको कैसा EPS मिल सकता है। EPS मैंने आपको बता ही दिया, अर्निंग्स पर शेयर कैसे मिल सकती है आपको, निफ्टी की एवरेज से इन्होंने बताया। तो इस तरह से आपका ये बेसिकली क्या है कि हम शेयर मार्केट से ऑन एन एवरेज कितना पैसा कमा सकते हैं अगले 2 साल के अंदर, ये बताना चाह रहे हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा ये चीज़ डिक्रीजिंग है, तो ये भी आपको नेगेटिव ट्रेंड शो कर रही है। सेकेंड आपका जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन टू GDP रेशो, इसके अंदर क्या है कि आपका ये रेशो निकाला जाता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन टोटल स्टॉक मार्केट का कितना है। मान लेते हैं X है या 100 रुपीज़ मान लेते हैं 100 रुपीज़ है, तो उसके कंपैरिजन में देखेंगे कि GDP कितना चल रहा है, क्योंकि GDP आइडियली ऑलमोस्ट बराबर होना चाहिए जितना टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन चल रहा है सारी कंपनीज का मिला के, क्योंकि एक तरह से वही GDP होता है आपका, मतलब प्रोडक्शन होती है बट वही होता है बेसिकली। तो अगर मान लेते हैं GDP इस केस में चल रहा है 100 वाले केस में 50, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 2 टाइम्स हो गया, यानी कि 200% हो गया
आपका जो जीडीपी चल रहा है, जो कि एक बुरी रेशो है। हालांकि ये टेम्पटिंग लगती है बात कि स्टॉक मार्केट इतना ऊपर चल रहा है, बट ये बुरी रेशो है, क्योंकि इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो मैंने वैल्यूएशन वर्ड लिखा है वो यही है कि आपका वैल्यूएशन, इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनीज की बहुत बहुत बढ़ी हुई है और आपको जो है एक तरह से मतलब आज नहीं तो कल आपके मार्केट के अंदर डिप्रेशन आने वाला है, इस तरह से आपका। और अभी आपका 120% के आसपास चल रहा है, ये 115 होगा ऐसे, मैं नीचे देख भी लेंगे, 115% के आसपास चल रहा है, जबकि मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो है। हम देख लेते हैं एक बारी। द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फॉल इन इक्विटी मार्केट शोर्ट्स अप। ये वही बात है कि आपको अगर प्रॉफिटेबिलिटी अगर गिर जाती है किसी भी मार्केट के अंदर, मैंने आपको बताया ये भी, तो वहाँ से जो है लोग निकलने लगते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर सीधी बात रिस्क तो है ही ना, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है और रिस्क ज़्यादा हो गया, तो सब निकल लेंगे वहाँ से। और हम एक बार वो मार्केट कैप टू जीडीपी देख लेते हैं। हाँ, मार्केट कैप टू जीडीपी आपका 115% पे पहुँच गया, मैंने जो आपको बोला था। तो ये आपका हो गया पूरा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, तो अगर आप कोई इन 3 इंडिकेटर्स में और इसके एनालिसिस में जो इन्होंने करके बताया हुआ है पहले से, तो जो है आप नीचे जो है कमेंट कर सकते हैं ना। महाराष्ट्र यूपी रिपोर्ट मोस्ट एडिशंस ऑफ न्यू इन्वेस्टर्स। बहुत ही बेसिक सी बात है कि महाराष्ट्र यूपी से आपके बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स जुड़े हैं, तो मतलब काफ़ी सारी हर जगह से जुड़े हैं, पर महाराष्ट्र यूपी से सबसे ज़्यादा जुड़े हैं, ये सिंपल बात है। आप यहाँ पे देखेंगे, अच्छा आपको सेकंड पॉइंट पे गुजरात दिख रहा होगा, बट अगर आप 3 मंथ एडिशन देखेंगे तो आपको, या फिर 1 मंथ एडिशन देखेंगे, तो वो आपको जो है महाराष्ट्र का और यूपी का ही ज़्यादा दिखेगा। ये नंबर ऑफ़ यूनिक क्लाइंट्स लिखा है बेसिकली, तो इसके अंदर गुजरात सेकंड नंबर पे है, मतलब इसके बेसिस पे इन्होंने बांटा हुआ है, जो सॉर्ट किया हुआ है इसके बेसिस पे किया हुआ है, आपको जो नंबर ऑफ़ यूनिक क्लाइंट्स हैं उसके बेसिस पे, तो उससे खास फर्क नहीं पड़ता 1 मंथ में एडिशन कितना हुआ, जो टोटल अकाउंट्स है उसके अंदर, वो उससे फ़र्क पड़ता है। क्योंकि क्या होगा कि अगर कोई यूनिक क्लाइंट है उसने ऐड कर लिया, मतलब डीमैट अपना खुलवा लिया, बट कोई ट्रेडिंग नहीं की, तो ऐसे बहुत सारे लोग हो सकता है कि हों गुजरात के अंदर, तो इस वजह से आपका ऊपर चला गया। तो इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक काफ़ी अच्छा डेटा और दिया है, यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा, असम हैज़ एडेड 4 लाख न्यू इन्वेस्टर्स इन द पास्ट 3 मंथ्स, मोर देन दैट ऑफ आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मतलब बेसिकली बोलना चाह रहे हैं कि आसाम ने जो है 4 लाख के आसपास न्यू इन्वेस्टर्स को ऐड किया पास्ट 3 मंथ्स के अंदर। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने यहाँ पे लिखा क्यों नहीं टेबल के अंदर, ये यहाँ पे आएगा लगभग, यहाँ पर आपका तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आपके आंध्र प्रदेश इन सबसे ऊपर आएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 लाख तक दिख रहा है जो 3 मंथ्स का पीरियड है इसके अंदर, तो इससे ऊपर आना चाहिए था असम। हालांकि फिर भी हमें क्या फ़र्क पड़ता है उससे, असम आपका यहाँ पे आएगा लगभग। तो ये भी मतलब ये काफ़ी बड़ी बात होती है, असम की वैसी पॉपुलेशन कम है और वहाँ पे वो थोड़ा सा मतलब एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, तो थोड़ा सा कम उसमें रिसोर्सेज रहते हैं लोगों के पास, तो फिर भी यहाँ पे से इतने इन्वेस्टर्स आ रहे हैं तो बड़ी बात होती है। New investors are queuing up to put money into equities in the wake of strong bull market in the past 18 months। मैं यहाँ पे लाइन पढ़ रहा हूँ, बहुत बेसिक सी बात है कि आपका नए इन्वेस्टर्स जो हैं 18 मंथ्स के अंदर अंदर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने आपका इकोनॉमी के अंदर पैसा डाला है, बहुत ही बेसिक सी बात है। तो इसके अंदर क्या है कि ये दोनों न्यूज़ मैंने आपको बीच में टाइम स्टैम्प भी नहीं डाला है, इसके अंदर ये दोनों न्यूज़ आपको एक कॉन्टिनम में देखनी चाहिए, आपको एनालाइज करना चाहिए कि किस किस मार्केट के अंदर कितना कितना बूम आ रहा है और उसके बावजूद कितने सारे लोग नहीं आ रहे, मतलब किस मार्केट के अंदर कितना रिस्क आपका बढ़ रहा है और वापस से कितने लोग आ रहे हैं उसके अंदर। तो ये चीज़ एक टाइम पे जाके ब्रेकआउट होएगी, क्योंकि एक टाइम पे जाके आपका रिस्क बढ़ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो वही आपका होगा कि एक टाइम पे जाके ब्रेकआउट होगा, तो आपको जो है खुद प्रेडिक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ भी आप रैंडम फिगर लेके चले, क्योंकि रैंडम फिगर जैसे आप मान लें कि मई 2022 से मार्केट नीचे चले जाने लग जाएगा, ये फॉर एग्जांपल मेरा प्रेडिक्शन आप मान के चले, हालांकि ये नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ, बट फिर भी फॉर एग्जांपल आप मान सकते हैं। तो अब जो है कुछ अपना एक पॉइंट ज़रूर बनाए इसके ऊपर कि किस टाइम पर मार्केट करेक्ट करना स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि करेगा तो है ही, वो सबको पता है कि करेगा तो है ही, कि एक मतलब छोटा सा टाइम के लिए फॉल ज़रूर आएगा। तो इस तरह से आपको ये हो सकता है, आपको प्रेडिक्ट जरूर करना चाहिए, अगर आप चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट ना करें क्योंकि शर्म वाली बात हो जाती है उसके अंदर। तो अब एक बार प्रेडिक्ट अपने मन में करके ज़रूर रखें इस बात को। ना लास्ट न्यूज़ पे चलते हैं, एक बार मैं एक बार टाइम स्टैम्प नोट कर लेता हूँ इस वाले न्यूज़ का, 28/20। RBI likely to raise investment limit under voluntary retention route, VRR यहाँ पे जो है ये है। इसके अंदर क्या होता है कि RBI ने एक लिमिट सेट कर रखी है FPI के लिए। FPI मतलब मैं एक बार लिख देता हूँ पहले 2-3 बातें। RBI ने लिमिट सेट कर रखी है, RBI लिमिट सेट कर रखी है FPI के अंदर। FPI मतलब आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, किसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, डेट सिक्योरिटीज़ के अंदर, मतलब डेट के अंदर बेसिकली। एक तरह से जो बाहर से जो कंपनीज है हमारी, जो इंडिया की कंपनीज है, वो बाहर से कितना पैसा उठा सकती हैं उसके ऊपर जो लिमिट होती है उसको बोलते हैं VRR, दैट इज़ वॉलेंटरी रिटेंशन रूट।
ये आरबीआई की लिमिट से रेगुलेटेड होता है। यहाँ पे क्या है कि हर साल के लगभग एंड में ये थोड़ी सी बढ़ानी पड़ती है आरबीआई को, क्योंकि वो पूरी जो है ख़त्म कर चुके होते हैं, सारे जो कंपनीज हैं इंडिया की वो पूरी ख़त्म कर चुकी होती हैं। और यहाँ पर जो है इनको एक फ़ायदा मिलता है कि आपको लोन इन डॉलर्स मिल जाता है, मतलब फ़ायदा तो नहीं, नुकसान बोलना चाहिए, लोन इन डॉलर्स मिल जाता है कंपनीज़ को जो है, इसमें आपको लोन इन डॉलर्स मिल जाता है। इसके अंदर क्या है कि आपको एक तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट तो करनी पड़ेगी, बट उसकी वजह से मतलब जो डॉलर का रेट बढ़ता है, डॉलर का रेट बढ़ना भी आपको ही बियर करना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं कि आपको, जैसे मान लेते हैं आपने कोई लोन लिया, बाहर से लिया, $100 का लोन था, आपने जब लिया तब आपको $100 मिले, आपने कन्वर्ट कराया, आपको 7500 रुपये मिल रहे हैं। तो आपको पहली बार तो इसके ऊपर इंटरेस्ट देना है, मान लेते हैं 10% देना, तो आपको 750 रुपीज़ देने हैं। प्लस उसके बाद मान लेते हैं डॉलर का रेट 80 रुपये पहुँच गया, तो आपको मनी वर्थ के अंदर 8000 रुपीज़ के डॉलर्स देने पड़ेंगे। हालांकि वो भी $100 ही दिखेंगे पेपर के अंदर तो, बट वो आपको जो है 8000 रुपीज़ पर पड़ेंगे। तो आपको जो है डॉलर्स के अंदर लोन लेने के अंदर ये डिसबेनिफिट रहता है। और इसी वजह से आपका आरबीआई रेगुलेट करता है इस चीज़ को कि कितना कितना आपका जाना चाहिए इंडिया के अंदर। ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब कुछ छोटे मोटे स्टार्टअप्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा लोन ले लें और कैपिटल एप्रिसिएशन की वजह से, डॉलर का रेट बढ़ने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा पैसे रीपे करने पड़ जाए। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इसकी वजह से आपका ये एक डेडिकेटेड एक जो आपका रूट है, इसके थ्रू ही आपका डेट आ सकता है इंडिया के अंदर, इस तरह से आपका। और वीआरआर को आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे आपका मतलब एक एक्सप्लेनेशन वीआरआर की ये भी हो सकती है कि कैसे कंपनीज डेट उठाती हैं बाहर से, ये भी एक एक्सप्लेनेशन हो सकती है। तो आपको जो है मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, मैंने काफ़ी सही से एग्जांपल से बता दिया। और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और वापस मैं बोलूँगा कि उस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। 50 सब्सक्राइबर्स होते ही आपकी वीडियो आ जाएगी फाइनेंशियल मॉडलिंग वाली। और अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको वो जो है फाइनेंशियल मॉडलिंग वाले जो भी रिसोर्सेज है वो सेंड कर दूँगा। नो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।